नमस्कार दोस्तों, बकवास फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। अब तक कुछ वीडियोस जो आप लोगों ने देखे वो 12th वालों के लिए अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। जैसा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर आप लोगों ने वीडियो देखा, उसमें न्यूमेरिकल्स देखे। लेकिन आज जो मैं वीडियो देने वाला हूँ, इस बात को भी ध्यान रखते हुए दे रहा हूँ कि जो बच्चे अभी 11th में थे अब वो 12th में आ गए हैं, तो 12th का पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया है, जिसमें पहला चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स। तो उस पहले चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर थ्योरी पोर्शन में दो हिस्से हैं, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। तो सर्कुलर मोशन हो या रोटेशनल मोशन हो, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की वैसे तो कोई बहुत स्पेशल टेक्निक नहीं होती, लेकिन न्यूमेरिकल्स पेपर में जब आते हैं तो उन्हें सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर वहाँ अवेलेबल नहीं होता। तो बच्चों को या तो मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर रफ पेज पे निकाल के सॉल्व करना पड़ेगा, या तो फिर एक अस्त्र होता है जिसका नाम होता है लॉग टेबल, लॉगरिथम। तो लॉगरिथम का इस्तेमाल करके सॉल्व करना होता है। तो ऑब्वियसली अगर लॉगरिथम का इस्तेमाल करके सॉल्व करना है वो न्यूमेरिकल, तो लॉगरिथम की टेक्निक हमें पता होनी चाहिए। तो मैं जिस तरीके से 12th के कुछ न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस करते जाऊंगा अपने अलग अलग सेशन में, तो आज शुरुआत करूंगा सर्कुलर मोशन के एक एग्जाम्पल से, न्यूमेरिकल से। और उस न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको ये समझ में आने लगेगा धीरे धीरे कि न्यूमेरिकल्स में लॉग का इस्तेमाल किस तरीके से होता है, कैसे होता है, और कैसे वो हमें फाइनल आंसर तक अच्छे से पहुंचाता है। तो बड़ा सिंपल वे में मैं एक न्यूमेरिकल लूँगा और मेरे न्यूमेरिकल्स 12th बोर्ड के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, 12th बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। और वो एक पैटर्न होता है कि हम जो प्रॉब्लम शुरुआत में देखेंगे काफ़ी सिंपल रहेंगे, और फिर धीरे धीरे हम अपने एग्जाम्पल्स में कॉम्प्लिकेशंस की तरफ बढ़ेंगे जैसे जैसे मेरे वीडियोस और आगे आगे नए नए आते जाएंगे। तो आज शुरुआत करते हैं उन बच्चों के लिए जो 11th से 12th में आए हैं, पहले चैप्टर के लिए रोटेशनल डायनामिक्स, जिसका एक हिस्सा है सर्कुलर मोशन। तो कुछ प्रॉब्लम्स है जिसमें से पहले प्रॉब्लम की मैं शुरुआत आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स है, लेकिन जो कंटेंट मैं आपके सामने देने वाला हूं न्यूमेरिकल में वो सर्कुलर मोशन का है। तो मान लीजिए इस न्यूमेरिकल नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1 में मैं आपसे जानना चाहता हूं व्हाट इज द angular displacement of second hand of a clock in 20 seconds। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा है। What is the angular displacement of second hand of a clock in 20 seconds? अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। कोई बच्चा 12th बोर्ड पढ़ रहा है तो वो सबसे पहले प्रॉब्लम के कंटेंट को लेगा कि इसमें दिया क्या क्या है। तो वो प्रॉब्लम में जब गिवन कंटेंट की बात करता है तो सबसे पहले देखता है कि व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ, कौन सा हैंड ऑफ ए क्लॉक है, तो सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक है। फाइंड में दिख रहा है शब्द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितने टाइम में, 20 सेकंड। मतलब बातों बातों में तीन बातें सामने आ रही है कि दिया क्या है और निकालना क्या है।
तो व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज थीटा, जो हमें फाइंड आउट करके निकालना है। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। तो स्मॉल टी एन इंस्टेंट ऑफ टाइम 20 सेकंड। किसके लिए? तो सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक की अगर बात कर रहे हैं तो सभी को मालूम है ये वॉच है, क्लॉक है, घड़ी है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो कौन सा हैंड है? सेकंड हैंड। सभी जानते हैं कि जनरली जो एनालॉग वॉच होती है, एनालॉग यानी कांटे वाली, वो डिजिटल होती है। तो एनालॉग वॉच में 3 कांटे होते हैं, 3 हैंड्स होते हैं। इस तरीके से ये कहलाता है अवर हैंड ऑफ ए क्लॉक, ये कहलाता है मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, और ये जो दिख रहा है बिल्कुल बारीक सा होता है सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक। अब उन घड़ियों की बात मैं नहीं करूंगा जिसमें सेकंड हैंड नहीं होता। तो सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक अगर है तो ऐसा है। अगर हम सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक की बात करते हैं तो वो अपनी एक प्रॉपर्टी बताता है कि उसका टिप परफॉर्म करता है सर्कुलर मोशन, उसका टिप परफॉर्म करता है सर्कुलर मोशन, और उसे सर्कुलर मोशन कंप्लीट करके जहां के तहां आने के लिए, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम पीरियड लगता है वो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड के बराबर का होता है, सभी को पता है। तो सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक शब्द आया, इसका मतलब हमारे पास उसका टाइम पीरियड नोन है। सो एनी टाइम पीरियड इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल T and it is of a second hand, so we are denoting T suffix s is equal to minute hand of a clock. So time period of revolution of second hand, time period of revolution of second hand of a clock is equals to 1 minute. 1 minute का आएगा जाके कहाँ? So that 1 minute is equals to 60 second. तो प्रॉब्लम में what is the angular displacement यानी थीटा of a second hand of a clock यानी time period of second hand is 1 minute 60 second, 1 minute is equal to 60 second in 20 seconds, t is equal to 20 second। मतलब जो second hand of a clock है उसका पूरा रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड 60 सेकंड है। आपसे पूछा जा रहा है कि वो पूरा रिवॉल्यूशन करता है 60 सेकंड में, तो 20 सेकंड में वो कितना रिवॉल्यूशन करेगा, अर्थात कितना एंगल बनाएगा। दैट एंगल इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच वी हैव टू कैलकुलेट। तो अब ये सॉल्व करने के अपने अपने तरीके हैं। 12th का बच्चा है तो वो सॉल्व करेगा फॉर्मूले से, वो भी तरीका है, वरना आप ये प्रॉब्लम को लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। सर आप क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें फॉर्मूला अचानक याद नहीं आ रहा, तो हमारे पास ऑप्शन 2 होना चाहिए। हर जगह लागू नहीं होता कि हर जगह आपके पास वो फॉर्मूला अवेलेबल हो, लेकिन कुछ लॉजिक ऐसे रहते हैं जो सेट हो जाते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कौन सा हैंड ऑफ ए क्लॉक है? सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक है। सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक को रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लग रहा है? 60 सेकंड। लेकिन उस 60 सेकंड में वो एंगल कितना बनाता है? उस टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सेकंड हैंड में 60 सेकंड में वो कितना एंगल बनाता है? तो दोस्तों वो एंगल जो बनता है वो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री को हम 2 पाई रेडियन भी कहते हैं। तो जो एंगल ट्रेस हुआ वो 360 डिग्री अर्थात 2 पाई रेडियन के बराबर हुआ पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, अर्थात 60 सेकंड के टाइम पीरियड में। लेकिन मुझे 60 सेकंड का आंसर नहीं निकालना है, मुझे तो 20 सेकंड का आंसर निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास लॉजिक है, मुझे यहाँ चीजें दिखती हैं, मैं इन चीजों को देखते हुए सोचते हुए जवाब दूंगा। आपको बस इस लॉजिक के ऊपर फोकस करना है। आप लॉजिक पे फोकस करोगे आपको चीजें समझ में आ जाएगी।
सबको दिखता है कि अगर मान लो ये सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक क्या होता, ऐसा मैं लिख रहा हूं इसको सेकंड हैंड। तो ये सेकंड हैंड अगर पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता तो पूरे कंप्लीट रिवॉल्यूशन का जो टाइम पीरियड होता वो 60 सेकंड होता। रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड ts इज इक्वल टू 60 सेकंड। ये पूरे 60 सेकंड में जो एंगल ट्रेस करता वो 360 डिग्री होता और ये किसके इक्विवेलेंट था, 1 रिवॉल्यूशन। अगर ये हाफ रिवॉल्यूशन होता तो अगर हाफ रिवॉल्यूशन होता तो जो टाइम मिलता वो ts डिवाइड बाई 2 यानी 30 सेकंड होता और 30 सेकंड में जो एंगल कवर होता वो 180 डिग्री होता, हाफ रिवॉल्यूशन। अगर ये यहां तक ना आता, क्वार्टर आता, क्वार्टर सिर्फ इतना, तो वो ts बाय 4 होता, 15 सेकंड होता और एंगल कवर की वैल्यू 90 डिग्री होती, क्वार्टर रिवॉल्यूशन, 1/4 रिवॉल्यूशन। अब इतने में सबको दिखाई दे रहा है कि अगर ये एंगल 90 डिग्री है और इतने में सेकंड अगर 15 है और इसके 3 हिस्से अगर डिवाइड कर दिए जाए तो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तो इस 15 सेकंड में 3 इक्वल इंटरवल दिख रहे हैं, 12 से 1 में, 1 से 2 में और 2 से 3 में। तो ये इक्वल इंटरवल होते हैं तो ऑब्वियसली 15 सेकंड के 15 सेकंड में अगर 3 इक्वल इंटरवल है तो ये जो है वो 5 सेकंड का है। और ये बात समझती है कि अगर 15 सेकंड में जो एंगल ट्रेस हो रहा है वो अगर 90 डिग्री है तो 5 सेकंड में जो एंगल ट्रेस होगा वो 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर जो एंगल कवर हुआ वो 30 डिग्री है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 20 सेकंड में कितना कवर हुआ दोस्तों, तब जवाब निकालना आसान है। 5 सेकंड में 30, 5 सेकंड में 30, 5 सेकंड में 30, कितने हो गए 15, फिर अगले 5 सेकंड में 30, तो 5, 10, 15, 20 सेकंड में 30, 30, 30, 30, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो टोटल 20 सेकंड के अंदर 120 डिग्री एंगल कवर होगा। अब ये जो भाषा मैंने आपके सामने लिखी, ये लॉजिक के बेस पे लिखी, तर्क के बेस पे लिखी, जो लॉजिक आप भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा 11th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड में गया, उसको सॉल्व करना है तो उसको फॉर्मूले की जरूरत है। वो फॉर्मूले की शुरुआत यहां से करेगा। We know that, बड़ी प्यारी बात होती है, सभी लोग जानते हैं कि किसी भी प्रकार की वेलोसिटी का फॉर्मूला कभी भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। किसी भी प्रकार की वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो अगर मेरी वेलोसिटी एंगल वाली है, एंगुलर वेलोसिटी, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो एंगुलर टाइप का है। तो एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ओमेगा से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं थीटा से और टाइम को डिनोट करते हैं टी से। तो दोस्तों अगर ओमेगा का फॉर्मूला थीटा अपॉन टी है तो थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा वो ओमेगा इंटू टी है। सभी लोग ये बात भी बखूबी जानते हैं कि थीटा का फॉर्मूला ओमेगा टी है और ओमेगा का मतलब 2 पाई बाय कैपिटल टी होता है। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय टी, आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है। सो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा की जगह 2 पाई बाय कैपिटल टी इनटू स्मॉल टी। अब आप अगर वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो आपको इस बात का गौर करना होगा, ध्यान रखना होगा कि थीटा को निकालने के लिए हम अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जाएंगे। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई
पाई। आप ध्यान रखिए ये 2 पाई है मतलब कौन है, रेडियन है। आप चाहते तो उसे 360 लिख सकते हैं डिग्री में। हम सॉल्व करते समय भी सॉल्व करें मतलब एक है में रेडियन में। जैसा मैंने अभी आपसे कहा था 120 डिग्री आंसर लॉजिकल है, आप उसे रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइड बाय 180, तो आपको आंसर रेडियन के फॉर्म में मिल जाएगा। जैसे 120 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, तो ये टर्म से कटेगा 6 2 12 6 3 18, तो ये आंसर आएगा 2 पाई बाय 3 रेडियन जो 120 डिग्री है। तो अभी हम जब सॉल्व करेंगे तो थीटा का आंसर हमारा अगर 2 पाई बाय 3 रेडियन आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर मैच करता है। सो थीटा इक्वल टू 2 पाई बाय t, और आप सब जानते हैं हम जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं वो सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक के हिसाब से है। सो t जो कुछ भी है वो t सफिक्स s है जिसकी वैल्यू 60 सेकंड है। स्मॉल t टाइम की वैल्यू 20 सेकंड है। 20 से 60 कटता है 3 टाइम्स, तो जो आपका आंसर है ना दोस्तों, मैंने अभी कहा था कि वो 2 पाई बाय 3 रेडियन होना चाहिए, तो आपका आंसर आता है 2 पाई बाय 3 रेडियन, और उसी को आप कितना डिग्री कहते हैं, 120 डिग्री। तो जनरली आंसर जब आप सॉल्व करते हैं तो पहला आंसर का फॉर्मेट रेडियन फॉर्मेट में ही होता है, आप उसे डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर आपने यहाँ डिग्री को रेडियन किया, सो मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइड बाय 180। अगर आप यहाँ रेडियन को डिग्री करना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन है, आप बड़े प्यार से जो भी 2 पाई बाय 3 रेडियन आंसर आया उसे 180 से मल्टीप्लाई कीजिए और पाई से डिवाइड कीजिए। पाई से पाई कैंसिल होगा, 3 से 180 60 टाइम्स 60 इंटू 2 ये डिग्री में है, तो 60 इंटू 2 120 डिग्री। सो दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड हैंड ऑफ ए क्लॉक इन 20 सेकंड। इन रेडियन 2 पाई बाय 3, इन डिग्री 120 डिग्री। तो अब कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनको आप लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप पूरा फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करते हैं। सर पेपर में क्या करना, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में तो आपको इसी वे से सॉल्व करना चाहिए और आंसर पे पहुंचना चाहिए। और अगर 1 मार्क का एमसीक्यू के लिए आता है तो आपको एमसीक्यू के आंसर सिर्फ रखने पड़ते क्या है, कैसे आया ये बताने की नीड नहीं होती, तो आप लॉजिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों 11th से 12th में गए बच्चों के लिए आज ये मेरा पहला लेक्चर था जिसमें मैंने एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने लिख कर दिया। आप जरूर इसे अच्छे से नोट कीजिए और इस टाइप के अलग अलग प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कीजिए। व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इन समथिंग समथिंग मिनट, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक इन समथिंग समथिंग आवर्स। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और अपने इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, लेकिन सबसे अच्छी चीज जरूर पढ़िए, आगे बढ़िए। धन्यवाद।